कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप लोग तो ऐसी बात कहते हैं जैसे सारा स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता का भाव वास्तविकता सिर्फ आप ही व्यक्त करेंगे, कोई दूसरा नहीं व्यक्त करेगा। तो इस संदर्भ में एक फैक्ट बताना चाहता हूं आपको। 16 मई सन 2014 को हमारी सरकार बनी और 18 मई सन 2014 को लंदन के गार्डियन अखबार ने लिखा, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। उसने जानते क्या लिखा? उसने लिखा 16 मई 2014 कैन बी कंसीडर्ड एज ए रियल इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। अब यह बड़ी गंभीर बात, कोई कहेगा क्यों लिखा? उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक भारत पे जिस प्रकार का शासन रहा, उसने ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट, व्यवस्था, विचार को लगभग यथावत रखा। पहली बार एक ऐसी विचार के हाथ में सत्ता आई है, पूर्ण रूपेण सत्ता आई है, जिसका कि ब्रिटिश विचार मानसिकता से कोई लेना देना नहीं था। तो आप ये समझिए, इसलिए हम ये कह रहे थे कि वो जो विचार का परिवर्तन उन्होंने प्रारंभ किया था वह कितने दूर की बात थी। उन्होंने 1920 में इसी नागपुर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था, जो कतिपय कारणों बस पारित नहीं हो पाया। एक तो वो इस चीज को प्रमाणित करता है कि जब पूर्ण स्वराज्य का विषय आया और वो 1920 में नागपुर में पारित नहीं हो पाया, आप सभी को शायद बहुत से लोगों को पता हो कि हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। उसका कारण यह है कि 1930 में लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रावी के तट पर, वहां पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया और वो 26 जनवरी 1930 को लिया गया। इसलिए स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी का दिन भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। परंतु ये एक तथ्य भी तो जाने अनजाने में उजागर कर दे रहा है कि इसका मतलब पूर्ण स्वराज्य की लड़ाई तो 1930 में शुरू की, उससे पहले तो हम आंशिक लड़ाई लड़ रहे थे, यानी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात कर रहे थे। जबकि डॉक्टर साहब ने 1920 में नागपुर में, कभी आपने विचार किया कि उन्होंने क्यों कहा पूर्ण स्वराज्य की बात 1920 में? कारण जानते क्या है कि जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में, तो कांग्रेस ने इस विचार से शायद विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमको स्वतंत्रता दे देंगे, बाकायदा प्रस्ताव 1914 में पारित करके विश्व युद्ध में गवर्नमेंट का समर्थन किया। परंतु जब विश्व युद्ध 1918-19 में समाप्त हुआ तो अंग्रेज सरकार अपने वचन पर कायम नहीं रही, बल्कि इसके उलट 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट लाके खड़ा कर दिया। और उस रॉलेट एक्ट के जब विरोध में आंदोलन हुआ तो उसी के विरोध में हुए आंदोलन में जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। अब आप बताइए, क्या इसके बाद अब किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की संभावना रह गई थी? क्या पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ मानना चाहिए? वह सरकार जिसके साथ आपने यह सोचकर कोई सहयोग किया था, कांग्रेस पार्टी ने, उसने सीधे सीधे धोखा दे दिया। तो पूर्ण स्वराज के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस विचार, यह तर्क और यह आधार था जिसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा अब पूर्ण स्वराज्य की बात होनी चाहिए। अब वो एक अलग बात है कि वो उस समय नहीं स्वीकार किया गया, वो 10 वर्ष के बाद जाके स्वीकार हुआ, परंतु यह दर्शाता है कि उनका यथार्थ एकदम सही था। और उसके बाद भी आप देखिए क्या हुआ। जितनी समय में हम समझौता करते चले गए, अंततः हर मौके के ऊपर 1922 में असहयोग आंदोलन रुक गया। उसके बाद क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन आ गया। साइमन कमीशन ने क्या कहा कि हम द्वैतवादी शासन प्रणाली लाएंगे, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, नहीं दिया। फिर 30-31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इरविन के साथ। तो जब अंततः जाके ये रियलाइज करने में 10 साल लग गए, जो 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर साहब ने कहा था, यदि बात मान ली गई होती तो शायद हमारी स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही हो जाती। अब एक बात आप और भी सोचिए, जिस कालखंड में वो जेल से बाहर निकले 1922 में, उस समय 1910 और 20 के दशक के भारत को याद करिए। जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात कही जाती है तो यह कहा जाता है, जिस प्रकार का विचार दिया था ना, एक ही विचार, एक ही व्यवस्था, एक ही संगठन ने स्वतंत्रता दिलवाई। मैं 1910 और 20, इन 20 सालों में देखिए देश में क्या हो रहा था। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया, कैलकाटा के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया, चटगांव में, जिसका नाम उस समय चट्टोग्राम था, बांग्लादेश में चला गया, वहां पर शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया गया सूर्य सेन के नेतृत्व में। लखनऊ के पास काकोरी में गवर्नमेंट के कोषागार पे कब्जा कर लिया गया। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया। अब जरा आप इस पूरे सिनेरियो को देखिए
मतलब द आर्मरी, द ट्रेजरी हैज बीन कैप्चर्ड, पुलिस कमिश्नर को मार दिया जाता है, असेंबली में बम फेंक दिया जाता है और वॉइस राय पर अटैक होता है। सरकार तो पूरी हिल गई होगी, सरकार का मनोबल नहीं गिरा होगा। आज के समय में आप सोचिए, इसके बावजूद जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इतना बड़ा कार्य किया, उन लोगों को कोई श्रेय ही नहीं था स्वतंत्रता के आंदोलन में। इतना ही नहीं, उनको क्या कहा गया कि साहब वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो अतिवादी थे, वो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, यह शब्द प्रयोग किया गया उनके लिए। मैं मानता हूं कि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में सब प्रकार के विचारों का जो योगदान रहा है उसे ईमानदारी से स्वीकार करने का यह समय है जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। एक क्रांतिकारी आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन और तीसरा वह सशस्त्र और भारत भूमि के बाहर से शुरू हुए आंदोलन, चाहे वह गदर पार्टी हो या रास बिहारी बोस जी के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज या बाद में जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की एक एक्साइल गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो सैन्य प्रयास, क्रांतिकारी प्रयास, राजनीतिक प्रयास, तीनों को समान स्थान मिलना चाहिए, तभी हम स्वतंत्रता की सार्थकता का अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा कोई ये कहे कि एक ही विचार, एक ही प्रकार से स्वतंत्रता मिली, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ न्याय नहीं है।